अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर आपको अभी तक स्लाइड्स नहीं मिली हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करके स्लाइड्स मंगवा सकते हैं। दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट, का कोई चार्जेस नहीं है और जितना हो सके आप एक दूसरे की हेल्प करें और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। बाकी सब नसीब की बात है। अच्छा, अभी रिसर्च करेंगे। रिसर्च में आपने सबसे पहले ये देखना है कि रिसर्च कौन कौन से टाइप की होती है। आपके पास मेडिकल रिसर्च होती है और उसमें भी बेसिकली हमने ये पढ़नी है। एपिडेमियोलॉजिकल आपकी जो रिसर्च होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा देख लेते हैं कौन कौन सी टाइप है बेसिक रिसर्च होती है जो कि फंडामेंटल प्रोसेसेस और मैकेनिज्म जो ह्यूमन बायोलॉजी के होते हैं उसके ऊपर रिसर्च की जाती है। क्लिनिकल रिसर्च होती है कि आपके पास पेशेंट आ रहा है, उसकी इफेक्टिवनेस के लिए, किसी भी चीज़ को इन्वॉल्व करने के लिए, न्यू ड्रग के लिए आप क्लिनिकल रिसर्च करते हो। एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च जो होती है वो आपको ये बताती है कि आपने इन्वेस्टिगेट करना है कितने चांसेस है किसी डिजीज़ के, किसी पॉपुलेशन में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉज इफेक्ट का रिलेशनशिप देखा जाता है, डिजीज़ इन ह्यूमन पॉपुलेशन, ये चीज़ें स्टडी की जाती हैं और यही हमारी इंपॉर्टेंट है, यही लेकर हम चलेंगे। उसके बाद ट्रांसलेशनल स्टडी है। ट्रांसलेशनल स्टडी बेसिकली फोकस करती है कि आपने कोई भी डिस्कवरी हुई है तो उसको आपने प्रैक्टिकल किस तरह से एप्लीकेशन करनी है और उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, आप उस चीज़ पे फोकस करते हो। फिर आपके पास है हेल्थ सर्विस रिसर्च जो कि स्टडी करती है आपके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, आपके हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है, उनके ऊपर जो रिसर्च की जाती है वो हेल्थ सर्विसेज रिसर्च होती है, जो सर्विस वो आपको प्रोवाइड करें उसके ऊपर। तो ये बेसिक आपके पास है रिसर्च की कुछ मतलब के डायमेंशन जिसमें आप रिसर्च परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास है, अच्छा, जो स्लाइड्स आपको प्रोवाइड की हैं उसमें ये पिक्चर मिसिंग होगी तो ये पिक्चर आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पिक्चर अलग से आपको चाहिए आप इनबॉक्स कर दीजिएगा, आपको पिक्चर भी मिल जाएगी। अब इसमें बताया क्या गया है ये इसी से मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी। ये जो पूरा आपकी टाइप्स ऑफ स्टडीज़ लिखी हुई हैं ये मैं पूरा आपको इसी से एक्सप्लेन कर दूँगी कि किस तरह से आपने ये करना है और इसमें से क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी जो बेसिक डेफिनेशन आपके पास है वो ये है कि एपिडेमियोलॉजी क्या होती है। वहाँ पे आप एनालिसिस करते हो और स्टडी करते हो। एनालिसिस कंपेयर करोगे, उसको स्टडी करोगे, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को, पैटर्न्स को, डिटर्मिनेंट्स को, किसके आपकी हेल्थ के, जो आपकी हेल्थ है उसके डिटर्मिनेंट्स को, पैटर्न्स के साथ में डिजीज कंडीशंस को करोगे। डिफाइंड पॉपुलेशन हो सकती है, अनडिफाइंड भी होती है और ये किस तरह से आपके लिए पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी वजह से आप क्या करते हो, ड्रग्स कौन सी बीमारी में देनी है, कौन सी में नहीं देनी है, कौन सी चीज़ किस में इफेक्टिव है, क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स होने चाहिए। आप एक चीज़ को डिफाइन कर सकते हो और इसी बेस पे आप पूरी अपनी स्टडी कंडक्ट करते हो। ये बहुत इसेंशियल है आपके लिए, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसकी बेसिक डेफिनेशन। और जब भी आप स्टडी करते हो तो अब आपके पास क्या होता है, सबसे पहले आपके पास ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने कोविड का कर रहे हो, कोविड में अब आपने ऑब्जेक्टिव था आपने ड्रग यूज़ करनी है, ड्रग के ऊपर कर रहे हो कि कौन सी उसके लिए ड्रग इफेक्टिव है, हो सकता है आप वैक्सीन के लिए करें। जो भी आपके पास एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव के बाद आप उसको रिव्यू करोगे लिटरेचर, क्योंकि कोई पहले स्टडी हो चुकी है उस ड्रग पे, कोविड से रिलेटेड हो सकता है हो, या पहले किसी ने इसके ऊपर पढ़ा है, कोई ड्रग किसी और चीज़ के लिए अप्लाई की गई थी, तो आप उसका जो पहला लिटरेचर है वो पढ़ लोगे। फिर एक हाइपोथेसिस दोगे। हाइपोथेसिस एक एजम्पशन होती है कि हाँ ये इसके लिए करामत हो सकती है या नहीं हो सकती है। उसके बाद क्या करोगे, एक पूरा रिसर्च प्लान दोगे। रिसर्च प्लान में आपने ये डिसाइड करना है कि आपने कौन सी स्टडी कंडक्ट करनी है, रेंडमाइज करनी है, नॉन रेंडमाइज करनी है, मतलब पूरा उसका प्लान प्रॉपर दोगे, स्ट्रैटेजी दोगे। फिर आप डेटा कलेक्ट करोगे और डेटा कलेक्ट करने का पैटर्न बताओगे कि आपने किन लोगों से डेटा कलेक्ट है, किसके थ्रू करना है डेटा कलेक्ट, सर्वेज देने हैं, डायरेक्ट पेशेंट से कांटेक्ट करना, ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं, आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हैं, जिस तरह से भी है आप उस तरह से अपना पूरा डेटा कलेक्ट कर लोगे। फिर उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करोगे, कंपेयर करोगे, उसके बाद आप उसे इंटरप्रेट करके उसकी रिपोर्ट बनाते हो। तो ये आपके पास आ जाता है बेसिक प्रोसीजर। अब देख लेते हैं इसकी जो टाइप्स हैं, इसकी जो है बेसिक टाइप्स क्या हैं। इसकी दो बेसिक टाइप्स हैं, एक आपके पास होती है ऑब्जर्वेशनल स्टडी, एक आपके पास होती है एक्सपेरिमेंटल स्टडी। खुद नाम बता रहे हैं किस टाइप की स्टडी। ऑब्जर्वेशनल स्टडी में कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने ऑब्जर्व करना है कि स्टडी हो रही है, आप सिर्फ देखते रहेंगे और किस किस तरीके से देखते हैं वो अभी आप डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये पूछा जाता है आपसे, पूरी सिनारियो बना के बता दिया जाएगा ये पेशेंट है, हम इसके ऊपर ये करें, बताएं इस स्टडी का क्या नाम है। इसके अलावा जैसे कि कोहोर्ट स्टडी है उसमें आपसे इंसिडेंस रेट पूछा जाता है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी है उसमें आप में प्रेवलेंस रेट पूछा जाता है, इसी तरह केस कंट्रोल स्टडी है उसमें आपसे ऑड रेशो पूछी जाती है। तो ये आपसे लाजमी पूछा जाएगा और आपको कैलकुलेट करने को भी दे सकते हैं। तो ये मैं आपसे अभी डिस्कस कर लेती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू कि आप इसे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो आपकी जो होगी ऑब्जर्वेशनल स्टडी वो बेसिकली दो टाइप की होगी, एक होती है एनालिटिकल, एक होती है डिस्क्रिप्टिव। जो डिस्क्रिप्टिव है वो आपसे सिर्फ ये बताएगी कि आपने चीज़ों को डिस्क्राइब करना है, मतलब कि आप उसे सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे। उसमें आपके पास एज सच जो होगा
न्यूमेरिकल डेटा नहीं होगा, मतलब कोई ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं होंगे, कंपैरेटिव डेटा नहीं होगा। अब इसमें डिस्क्रिप्टिव में आपके पास क्या आ जाता है, अच्छा यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे जो पिक्चर में है आपसे पॉपुलेशन बेस्ड भी लिखा हुआ है, इंडिविजुअल बेस्ड भी लिखा हुआ है। अभी मैं बात कर रही हूँ आपसे इसको और तरह से डिवाइड करके दो बेसिस में, एक है डिस्क्रिप्टिव, एक है एनालिटिकल, आप इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं डिस्क्रिप्टिव की बात करूँ तो डिस्क्रिप्टिव में देखिए पॉपुलेशन बेस्ड में आपके पास सर्वे हैं, जो कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि सर्वे आप इसमें करवा सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव में आपके पास होती है केस रिपोर्ट और साथ में केस सीरीज़। जो केस रिपोर्ट है, आपके पास कोई भी इंडिविजुअल केस आता है, आप उसको स्टडी करते हैं कि पेशेंट किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा था। अब वो जो भी आप चीज़ उसके ऊपर कर रहे हैं या जो परफॉर्म कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आपके ब्रेस्ट कैंसर का है, आप उसे देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि क्या उसकी एज थी, किस एज में हुआ, क्या कोई और प्रॉब्लम साथ में नहीं थी, कोई शुगर का प्रॉब्लम, यानी एक केस को पूरा स्टडी करते हैं। जो आपके पास केस सीरीज़ होता है उसमें मल्टीपल ग्रुप आ जाते हैं केस रिपोर्ट के, वो स्टडी करते हैं। सर्वे की बात की जाए, सर्वे क्या होता है जिसमें आप कुछ भी आप इनलिस्ट कर देते हैं पॉइंट्स को, और किसी को भी आप डिस्ट्रीब्यूट करके कहते हैं कि आप बता दें कि ये चीज़ें आपके पास हैं क्या नहीं है, उस डेटा को आप चेक कर लेते हैं, उसके बेस पे आप डिस्क्राइब कर देते हैं। तो वो क्या है, आपका डिस्क्रिप्टिव स्टडी में आपका आ जाता है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी में आ जाता है। अगर हम बात करें आपकी जो है ऑब्जर्वेशनल स्टडी में, एनालिटिकल स्टडी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी आपकी एनालिटिकल स्टडी, और ये आपने लाजमी प्रिपेयर करनी है, इसी में से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। बाकी आप डेफिनेशन बेशक देख लें, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि इसी में आपके पास कुछ आप कह लें रेशो आती है, कोई ग्राफ दे सकते हैं, तो वो इसी चीज़ में आपसे पूछा जाता है। अब एनालिटिकल स्टडी आपके पास वैसे बहुत ज़्यादा टाइप की हैं, लेकिन 3 टाइप ऐसी हैं जो आपने लाजमी पढ़नी है, और आपके इस बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, और आपकी पीपीएससी में इससे सवाल लास्ट में उठाए जाएंगे। इससे ज़्यादा आपसे एनालिटिकल स्टडी में नहीं पूछा जाएगा। एक आपके पास है कोहोर्ट स्टडी, एक आपके पास है केस कंट्रोल स्टडी, तीसरी आपके पास है जो आती है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। पहले मैं इनका ब्रीफ आपको वो दे देती हूँ इंट्रोडक्शन, उसके बाद बारी बारी करके एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। कोहोर्ट स्टडी में आपने इंसिडेंस रेट, रिलेटिव रेट, एट्रीब्यूटेबल फैक्टर लाजमी करके जाना है, इससे क्वेश्चन लाजमी आएगा। और लास्ट टाइम भी पीपीएससी में पूछा गया था कि आपसे उन्होंने बाकायदा पूरा बना कर दिया था और पूछा था कि एक केस सिनारियो कह लें, फैक्ट्स भी दिए हुए थे कि 80% है, 20% है, या 20 पीपल हैं, और इसका आप हमें जो है इंसिडेंस रेट निकाल के दें, एट्रीब्यूटेबल फैक्टर क्या है। ये आपने 3 चीज़ें लाजमी याद करनी है कोहोर्ट में, एट्रीब्यूटेबल फैक्टर, रिलेटिव रिस्क उसका, और साथ में आपका इंसिडेंस रेट। और उसके अलावा केस कंट्रोल जो स्टडी आती है, इसमें जो चीज़ आपने याद करनी है वो ओड रेशो करनी है। रिलेटिव रिस्क भी इसमें आ जाता है। रिलेटिव रिस्क अगर आप कोहोर्ट का कर लेते हैं, आप सबका वैसे ही निकाल लेंगे, तो कोहोर्ट स्टडी का आपने लाजमी वो करना है। और इसके हवाले से, केस कंट्रोल के हवाले से आपको जो चीज़ आनी चाहिए वो ओड रेशो, जो इसका एक यूनिक फैक्टर बनता है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी की बात की जाए तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी में जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है प्रेवेलेंस फैक्टर, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल स्टडी आप ऑन द टाइम बिंग, मतलब कि जो आपका प्रेजेंट एरा है उसी में करते हो, आपका कोई रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव स्टडी नहीं होती है, तो ये चीज़ आपने लाजमी देख लेनी है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं यहाँ आपको ऐड करके दूँ कि एनालिटिकल स्टडी में सबसे पहले अगर हम बात करें आपकी कोहोर्ट स्टडी की, जो आपकी है कोहोर्ट स्टडी में आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि कोहोर्ट स्टडी जो होती है वो आपकी डिफरेंट तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं। ये आपके पास प्रोस्पेक्टिव स्टडी भी होती है, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी भी होती है, और इसके अलावा एम्बीवर्ट भी होती है, मतलब जहाँ पे कॉम्बिनेशन मिल जाता है रेट्रो का भी, प्रोस्पेक्टिव का भी। अब ये टर्म्स क्या हैं, पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूँ। रेट्रो का मतलब ये है कि आप क्या करेंगे, जो आपके पास होगा आउटकम, आप उससे क्या करेंगे, आप उससे बैकवर्ड मूव करेंगे जो उसका एक्सपोजर था। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आपके पास आ जाता है, वो कहता है भाई मुझे लंग कैंसर हो चुका है, तो अब लंग कैंसर हो चुका है तो अब हम पीछे देखेंगे। अब वो आपसे कह रहा है कि मैंने स्मोकिंग करता था, दूसरा पेशेंट आ रहा है वो कहता है आपको लंग कैंसर हो गया, वो स्मोकिंग करता था, तो अब क्या करेंगे, एक चीज़ आपके पास आ गई, एक आउटकम आ गया है, आप पीछे की तरफ स्टडी करेंगे कि क्या एक्सपोजर फैक्टर था और किस तरह से वो हुआ था, तो वो आप स्टडी करते हैं। और इसी तरह हम बात करें आपके जो है प्रोस्पेक्टिव की, तो प्रोस्पेक्टिव में आप फ्यूचर स्टडी करते हैं इंसिडेंस रेट में, कि अगर प्रोस्पेक्टिव स्टडी किया जाए तो उसमें आप ये चेक कर रहे होते हैं, और मोस्टली यही लिखा जाता है आपकी कई बुक्स में, आपको यही जहाँ शॉर्ट नोट्स होंगे वो यही मिलेगा कि आपकी कोहोर्ट स्टडी प्रोस्पेक्टिव के लिए, केस कंट्रोल स्टडी रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि जहाँ आप पीछे की तरफ देखते हैं उसके लिए है, और जो आपकी है क्रॉस सेक्शन स्टडी वो प्रेजेंट एरा के लिए। ये कहीं जगह आपको बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन हम जो आपकी है कोहोर्ट स्टडी वो रेट्रो में भी करते हैं, प्रोस्पेक्टिव में भी करते हैं, मिक्स फॉर्म में भी करते हैं। तो प्रोस्पेक्टिव स्टडी में आप क्या करते हैं, आप ये चेक करते हैं कि अभी आपका जो है आप एक्सपोजर दे देते हैं
या एक्सपोजर हो रहा होता है और उस पे देखेंगे कि आपके पास क्या आउटकम आएगा। आप ये चेक करेंगे इसके ऊपर कि एक्सपोज्ड एक बंदा है, वो स्मोकिंग कर रहा है, तो पूरा आपके पास फॉलो अप होगा पीरियड, उसको देखेंगे। आपके पास जो भी ग्रुप्स होंगे, जो भी कंट्रोल्ड होंगे, जो आपके पास केस स्टडी की पॉपुलेशन होगी, आप उसको फॉलो अप पे रखेंगे, देखते रहेंगे क्या चेंजेस उसमें आ रही हैं, क्या नहीं आ रही हैं, तो आप ये चेक करेंगे। अभी मैं बारी बारी इन तीनों स्टडी को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से एग्जाम्पल के साथ मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरीके से आपने चीज़ें करनी है और कि आपको ये पूरा कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। आपके पास है कोहोर्ट स्टडी। कोहोर्ट स्टडी में अब मैं एग्जांपल देके समझाऊंगी क्योंकि इसमें आपकी चीज़ें आनी हैं और इसका डेटा लाजमी पूछा जाता है। आपके एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि एट्रीब्यूटेबल आप उसका बता दें, रेट बता दें, आप उसका रिलेटिव रिस्क बता दें, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल से हम समझेंगे कोहोर्ट स्टडी को। 100 आपने ले लिया है, क्या कहते हैं, आप प्रोस्पेक्टिव स्टडी के लिए आपने 100 सैम्पलिंग कर लिया 100 बंदे की। अब उसमें आपने ये देखा है कि आपके पास 60 जो थे वो आपके पास स्मोकर थे, जो थे स्मोकर्स। और उसी के बाद क्योंकि आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो दूसरा है, और 60 ही आपके पास 40 थे नॉन स्मोकर। अब 60 आपके पास है स्मोकर, 40 है नॉन स्मोकर। अब 60 में से आपके जो हैं 40 को हो गया है लंग कैंसर और जो है 20 उनको नहीं हुआ लंग कैंसर। वो 20 मतलब स्मोक करते थे लेकिन उनको कैंसर नहीं हुआ। इसी तरह से हम बात करें इसकी कि जो 40 थे इसमें जिनको अभी हुआ है, मतलब कि जो स्मोक नहीं करते थे, उनमें से भी 3 लोगों को लंग कैंसर डेवलप हुआ है और 37 को नहीं हुआ। हम ये देख रहे हैं कि कितने, हम इंसिडेंस रेट देखना चाह रहे हैं कि क्या इसका स्मोकिंग का लंग कैंसर से कोई लेना देना है कि नहीं है, हम ये चीज़ देखना चाह रहे हैं। तो हमने क्या देख लिया, स्मोकिंग, और उसमें ये देख लिया कि क्या चीज़ें हैं कि नहीं है। अब इसका हम ड्रॉ करते हैं यहीं पर एक टेबल। टेबल में हमने क्या ड्रॉ करना है, टेबल में हम ड्रॉ कर रहे हैं कि ये स्मोकर्स थे और ये नॉन स्मोकर, दो ही टाइप के हमने लिए हैं। और ये देखा है किस में लंग कैंसर हुआ है या फिर हमें किस में आपके पास लंग कैंसर नहीं हुआ। जो स्मोकर थे वो हमने कहा कि 40 उसमें वो थे, क्योंकि हमने यहाँ टोटल अगर पहले लिख लें, टोटल हम ये थे हमारे पास 60 स्मोकर्स और 40 नॉन स्मोकर्स। और अब हमने जब देखा है 40 आपके पास क्या है, लंग कैंसर स्मोकर्स वालों को डेवलप हुई है और 20 को नहीं हुई है। इसी तरह से देखें तो 37 जो हैं जिसको आपके नॉन लंग कैंसर थे, मतलब जो नॉन स्मोकर्स थे, 37 लोगों को नहीं हुई लेकिन 3 को हुई है। अब यहाँ देखते हैं हम इंसिडेंस रेट कि आपके पास इंसिडेंस रेट क्या आता है इनका। इंसिडेंस रेट अगर आपने निकालना है आप वही करेंगे कि जो आपके पास, आपने ये इंसिडेंस रेट किसका निकालना है कि लंग कैंसर का निकालना है। तो आप क्या करते हैं 40 डिवाइडेड बाय टोटल 60, और जो किस में है स्मोकर्स में, यानी स्मोकर्स में 40 डिवाइडेड बाय 60 जो वैल्यू आएगी आपकी इंसिडेंस रेट इसकी बनेगी। और नॉन स्मोकर में देखा जाए तो 3 डिवाइडेड बाय 40 आपका इंसिडेंस रेट मिल जाएगा। अगर आप इसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आपका आंसर आ जाएगा। अब ये आपके पास टेबल आ गया। अब इसी का आपने अगर निकालना हो रिलेटिव रिस्क, रिलेटिव रिस्क अगर आपने निकालना है तो रिलेटिव रिस्क किस तरह निकाला जाता है, एक्सपोज्ड मतलब एक्सपोज्ड जो थे डिवाइडेड बाय नॉन एक्सपोज्ड। ठीक हो गया। अब इसमें भी आपने क्या करना है, रिलेटिव रिस्क में आपने ये देखना है कि जो एक्सपोज थे, यानी कि एक्सपोज का इंसिडेंस रेट देखना है। एक्सपोज का इंसिडेंस रेट डिवाइडेड बाय इंसिडेंस ऑफ डिजीज जो थे नॉन एक्सपोज में। अब इंसिडेंस रेट जो इसका आएगा उसी को आप क्या करेंगे, आप डिवाइड कर देंगे इससे। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका रिलेटिव रिस्क बन जाएगा। और ये भी आपका क्वेश्चन पास्ट पेपर का है जहाँ ये पूछा गया था कि अगर आपका रिलेटिव रिस्क इक्वल टू 1 होता है, इसका मतलब होता है नो एसोसिएशन इसके, और मतलब जो आपने अपना फैक्टर चेक करना था उसका कोई एसोसिएशन, यानी अगर हम यहाँ सिगरेट की बात करें तो सिगरेट की अगर 1 आ जाता है तो कोई एसोसिएशन नहीं है। यही रिलेटिव रिस्क अगर मोर देन 1 हो जाता है तो ये पॉजिटिव एसोसिएशन हो जाती है, यानी कि उसका डेफिनेटली उसका लिंक बनता है। अगर यही रिलेटिव रेट आपका मोर देन 1 हो जाता है तो ये नेगेटिव एसोसिएशन में आपका आ जाता है। तो ये आपने इसमें याद रखना है। एक और चीज़ इसमें मैं आपको बता दूं वो है एट्रीब्यूटेबल फ्रैक्शन। एट्रीब्यूटेबल फ्रैक्शन भी इसमें आपका पूछा गया था पास्ट पेपर में, यही चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी और लाजमी इससे पूछी जाएंगी कोहोर्ट स्टडी से। तो ये आपने देखना है। अब एट्रीब्यूटेबल आपका जो फैक्टर है वो किस तरह निकाला जाएगा, आपने सबसे पहले क्या करना है, जो हमने वैल्यू दी थी
इंसिडेंस जो आपका आया था रेट एक्सपोज्ड में, यहाँ सबसे पहले कर देंगे माइनस इंसिडेंस जो आपका आया था नॉन एक्सपोज्ड में। यानी इंसिडेंस जो स्मोकर में आया है, जो हमने वैल्यू इंसिडेंस की निकाली, और इंसिडेंस जो आपका वो है, इन दोनों का हमने माइनस कर लेना, यानी डिफरेंस ले लेना है। डिवाइड कर देंगे हम किससे, जो आपका इंसिडेंस आया है एक्सपोज से, यानी ये वाली वैल्यू से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, इन दोनों का माइनस लेंगे और इस वाली वैल्यू से नीचे रख के इसको डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, एट्रीब्यूटेबल रिस्क फैक्टर आ जाएगा। तो ये कोहोर्ट स्टडी में आपने लाजमी याद रखना है, इससे सवाल लाजमी आता है। ये 3 चीज़ें कोहोर्ट स्टडी में आपको पता होनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ थोड़ा बेसिक आइडिया मिल गया कोहोर्ट स्टडी में आप क्या कर रही हैं। उसके बाद क्या है, आपने देखना है ये केस कंट्रोल स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी खुद बता रहा है, कंट्रोल सबसे पहले मैं बता दूं क्या होता है। कंट्रोल आपके पास एक भी स्टैंडर्ड चीज़ कह लें, ग्रुप कह लें, या फिर स्टैंडर्ड आपके पास पीपल हो सकते हैं, जहाँ पे आपने क्या करना है, ये चीज़ें कंट्रोल, इसमें आप कोई चेंजेस नहीं लेके आ रहे हैं, ये आपने याद रखना है। और जो आपके पास केस है, यानी कोई चीज़ आप एक्सपोज है, कोई चीज़ है, तो वो आप इसमें क्या कर रहे हैं, आप डिस्कस कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपने इसमें लाजमी याद रखनी है। अब इसकी एग्जांपल दूंगी, उसमें आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से आपने इसको समझना है केस कंट्रोल स्टडी को। अब हम समझेंगे केस कंट्रोल स्टडी को एक एग्जांपल से। इसमें जो चीज़ आपसे पूछी जाती है वो ओड रेशो इसमें आती है। रिलेटिव रिस्क भी पूछा जाता है, उसका सेम वही फॉर्मूला है, लेकिन अगर इसमें आता है तो आपको ऑड रेशो लाजमी पता हो, क्योंकि केस कंट्रोल स्टडी आपसे ये चीज़ जो है उसमें लाजमी पूछी जाती है। तो केस कंट्रोल स्टडी में एग्जाम्पल से हम इसको भी समझेंगे किस तरीके से आपने इसको करना है। केस कंट्रोल स्टडी जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि इसमें हमने क्या करना है, हमारी है ये रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। तो जब रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी है तो यानी कि आपका ऑलरेडी एक काम हो चुका हुआ है। तो अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ले लिए हैं 100, आपके जो पॉपुलेशन थी आपका 100 लोगों का सैंपल ले लिया। उसमें अब हमने चेक किया है कि आपको, हम चेक कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर किसको हुआ है, हमने ये देखा, और उसका हमने रिलेशन किससे निकालना है, हमने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से निकालना है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने इस तरह से चेक करना है कि आपने 100 सैंपल को, उसमें हमने अब डिवाइड किया 2 में, किसको, अब ब्रेस्ट कैंसर किस किस को इसमें हुआ था। तो हमने देखा कि डिजीज्ड कौन से हैं और नॉन डिजीज्ड कौन से हैं। अब डिजीज्ड आपके पास आ जाएंगे, इसमें भी आपने 2 चेक करनी है, क्योंकि हम लोग असल में ये नहीं चेक कर रहे कि किसको डिजीज़ हुई है, यानी ब्रेस्ट कैंसर हुआ, हम ये चेक कर रहे हैं कि किसने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ली थी और किस में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इस चीज़ को बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि इनमें से जो हमने डेटा कलेक्ट किया, उसमें से इनमें से 80 ने कहा कि हमने ली थी, हमने यूज़ की हैं, और आपके जो है 20 ने कहा कि हमने इसको नहीं यूज़ किया, जिनको ऑलरेडी ये हो चुका था, और ये 100 लोग इसके हैं। और इसी तरह से आपके जो नॉन डिजीज़ थे, जिनको नहीं हुआ, वो कह रही हैं कि अभी भी हम ले रहे हैं, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, वो 50 हैं, और जो नहीं ले रही हैं मतलब कि वो भी 50 हैं। अब इस चीज़ को समझिएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, कि जो एक्सपोज हैं, यानी कि इनको ब्रेस्ट कैंसर जिनको हुआ है, उनमें से 80 लोग हैं वो लेते हैं, और 20 लोग ऐसे हैं जिनको इसकी वजह से नहीं हुआ, वो यूज़ ही नहीं करते हैं, यानी उनको भी हुआ है। अब यहाँ पे जो नॉन डिजीज़्ड हैं वो ये कह रहे हैं कि हम कभी भी एक्सपोज मतलब कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से नहीं हुई है, वो 50% हैं, और कुछ कह रहे हैं हम लेते हैं लेकिन उन्हें डिजीज़ डेवलप नहीं हुई है। तो ये यहाँ पर बात मैं क्लियर करना चाह रही हूँ। तो अब इसका हम बनाएंगे टेबल, वही टेबल जो हमने उधर बनाया था, लेकिन इधर हमें टोटल हमारा इक्वल है 100 का, तो टोटल हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे टेबल बनाते हैं। आपका सबसे पहले बना लेते हैं हम कि इसमें एक्सपोज्ड कौन से हैं, एक्सपोज्ड, और फिर आपका आ जाएगा नॉन एक्सपोज्ड। यानी कि इसमें हमने क्या करना है कि एक्सपोज का मतलब क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ली थी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं ली थी, और ऊपर हम क्या लिख देंगे कि किनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और इनको क्या हुआ था, इनको नहीं हुआ था ब्रेस्ट कैंसर, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक हो गया। और जो आपके पास नॉन एक्सपोज्ड है, मतलब जिन्होंने नहीं ली थी, वो कितने थे, वो 20 थे आपके पास। और इसी तरह बात की जाए एक्सपोज्ड की, और जिनको ब्रेस्ट कैंसर नहीं हुआ वो भी 50 थे, और जो नॉन एक्सपोज थे और उनको भी ब्रेस्ट कैंसर नहीं हुआ वो भी 50 थे। अब आपने इसका अगर ऑड रेशो निकालना है तो आप किस तरह निकालेंगे, हम ऑड रेशो किस तरह लेंगे कि आपने इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है। 80 × 50 डिवाइडेड बाय 20
मल्टीप्लाई बाय 50। तो ये आपका आ गया ऑड रेशो। ऑड रेशो आपने किस तरह से लिया है? आपने ऑड रेशो इस तरह से लिया है कि आपने 80 मल्टीप्लाई बाय 50 किया है और 50 मल्टीप्लाई बाय 20 करना है, लेकिन आपस में ये डिवाइडेड है, यानी कि आपने जो उनका इस तरह से आपको क्या निकल आएगा ये आपने ऐसे ही याद रखना है और ऐसे ही टेबल बनाएंगे। आपको कोई वैल्यू दी जाती है आप इस तरह निकालेंगे, आपको ऑड रेशो उसका मिल जाएगा। तो ये आपने इसमें लाजमी याद रखना है अपने केस कंट्रोल स्टडी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है, आपके पास जो है वो है आपका क्रॉस सेक्शनल स्टडी। अब जो क्रॉस सेक्शनल आपके पास स्टडी आती है वो आपकी आती है प्रेवलेंस रेट को चेक करने के लिए। ये आप हमेशा करते हैं करंट एरा के लिए। जो आपके पास करंट एरा है आप उसके लिए करेंगे और उसी में चेक करेंगे कि क्या इस टाइम पे ये चीज़ प्रिवेल कर रही है। फॉर एग्जांपल कोविड को आप चेक करें, कोविड में देखेंगे कि इस टाइम पे क्या रेशो आपकी मिल रही है पॉपुलेशन में, किस लोगों को हुआ है किन को नहीं हुआ। उस स्टडी को जो फॉर द टाइम बिंग की जाती है वो होती है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। और इसमें आपने प्रेवलेंस याद रखनी है कि प्रेवलेंस रेट क्या होता है, प्रेवलेंस रेशो क्या होती है, वो निकालनी होती है। वो मैं तरीका आपको एग्जाम्पल से भी समझा देती हूँ। अच्छा, अब हम समझेंगे क्रॉस सेक्शनल स्टडी को एक एग्जांपल से, क्योंकि इसमें हमने देखना है क्या आपका प्रेवलेंस रेट। आप इसमें क्या देखते हैं? प्रेवलेंस। तो अब प्रेवलेंस को जब आपने देखना है तो अब इसमें भी हम क्या करेंगे, अब इसमें हम ये चेक करेंगे कि आपका एक पर्टिकुलर प्रेजेंट टाइम में क्या प्रॉब्लम आ रहा है किसी एरिया में, कह लें किसी ख़ास पॉपुलेशन में, कि वहाँ के लोगों को क्या मतलब कि प्रॉब्लम आ रही है। कोई फॉर एग्जांपल हम वही स्मोकिंग वाला लेते हैं, लेकिन ये प्रेजेंट टाइम की बात करेगा। ये आपने चीज़ याद रखनी है कि ऑन द स्पॉट, जैसे अगर स्नैपशॉट लेना आपने एक टाइम का, तो एक टाइम फ्रेम इसमें फिक्स किया जाता है कि जबकि हमने कोहोर्ट स्टडी में क्या किया था, वो पिछले 10-10 साल तक इस तरह से चलती जा रही थी, वो प्रेजेंट की बात नहीं कर रही थी। और इस तरह अगर हम प्रोस्पेक्टिव भी उसकी बात करें तो वो 10-10 साल के लिए चलेगी और प्रेजेंट की बात नहीं करेगी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में आप ऑड रेशो निकाल रहे हैं, जो आपको होस्ट स्टडी में थी आपने इंसिडेंस रेट निकाला है, और जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है आपकी स्पेसिफिक ये प्रेवलेंस रेट निकाल के आपको देगी। अब प्रेवलेंस रेट के लिए हम इसकी भी एग्जांपल ले लेते हैं। अब एग्जांपल हम किस तरीके से लेंगे, अब इसमें भी हम लोग देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप लंग कैंसर के पेशेंट देख रहे हैं कि उसमें स्मोकिंग से और उसका लेना देना है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, आपने इसमें 100 ले लिए एक्सपोज्ड और आपने ले लिए 100 ही नॉन एक्सपोज, यानी वो जो स्मोकिंग कर रही हैं। ठीक हो गया। अब जो स्मोकिंग कर रही हैं उनमें से 80 को हो गया है आपका लंग कैंसर और 20 को हुआ है नहीं। और इसी तरह से जो आपके नॉन स्मोकर थे या जिसे नॉन एक्सपोज्ड कहा जाता है, नॉन स्मोकर्स, उसमें क्या होगा, आपके 50 को हो गया है लंग कैंसर, 50 को नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि लंग कैंसर विदाउट स्मोकिंग भी उनका हुआ है। तो अब हमने क्या देखना है, हमने प्रेवलेंस रेट देखना है। तो अब हम वो किस तरीके से देखेंगे, इसमें भी आप वही चार्ट बना लेंगे। चार्ट किस तरह से बनाएंगे कि जहाँ पे आपने टोटल जो आपका था इंसिडेंस वो उसी से मिलता जुलता है। अब प्रेवलेंस भी किस तरह से होगा, जब आप प्रेवलेंस निकालना चाहते हैं एक्सपोज्ड का, यानी कि जो स्मोकर है उनका, तो आप 80 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। क्यों? क्योंकि 80 + 20 = 100। इसी तरह से अगर आप निकालना चाहते हैं नॉन एक्सपोज्ड का प्रेवलेंस रेट, तो नॉन एक्सपोज्ड का आप क्या निकाल देंगे, 50 डिवाइडेड बाय 100। अगर आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आपके पास परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। और अगर आप रिलेटिव रिस्क निकालना चाहते हैं तो वही आपका आ जाएगा प्रेवलेंस अमंग एक्सपोज डिवाइडेड बाय प्रेवलेंस अमंग नॉन एक्सपोज। ये उस तरह से रिलेटिव रिस्क आपका बन जाता है। तो ये आपने इसमें याद रखना है क्रॉस सेक्शनल स्टडी में। तो यहाँ से आपके डेफिनेटली क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये आपने कुछ, मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं, ये आपने लाजमी देख लेनी है। अच्छा, अब ये हमारा केस जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है ये भी हो गया है। अब यहाँ से और जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि रिसर्च जो होती है, बेसिकली एक और चीज़ मैं आपको इसमें ऐड कर दूं कि 2 टाइप की होती है। इवन आप मेडिकल में जब इसमें करते हैं, एक में आप चेक करते हैं क्वालिटी को, ये आपकी बुक में है, मैं आपको एक पेज बताती हूँ, आप उसको लाजमी देखिएगा। क्वांटिटेटिव स्टडी एक है, क्वालिटेटिव एक है आपके पास क्वांटिटेटिव। अभी ये जो आपने सारी स्टडी पढ़ी है ये मतलब कि आपकी जिसमें नॉन एक्सपेरिमेंटल थी और एक्सपेरिमेंटल जो अभी मैंने आपको बतानी है ये आपकी है क्वांटिटेटिव आपकी रिसर्च होती है। जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च में आपको 3 टाइप्स का सिर्फ पता होना चाहिए। वो है नॉमिनल, इनके आपने नाम देख लेने हैं। नॉमिनल में क्या होगा, कोई ऑर्डर सीक्वेंस नहीं फॉलो किया जाता। आपके पास ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल में एक ऑर्डर और सीरीज़ फॉलो की जाती है। और है बाइनरी, जहाँ पे 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो ये चीज़ आपने इसमें लाजमी करनी है कि आपको सिर्फ क्वालिटेटिव के नाम पता हो कि क्वालिटेटिव रिसर्च में 3 तरह की आप कैटेगरी यूज़ करके रिसर्च करते हैं।
तो ये यहाँ से आपका क्वालिटेटिव भी मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद हम देख लेते हैं एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल एज सच आपको डेफिनेशन वाइज पता होनी चाहिए, इससे इतने डिटेल या फिर इसमें क्योंकि आपके पास कोई रेशो वाइज क्वेश्चन नहीं होते तो इससे आपको कम पूछा जाता है, लेकिन आपको पता हो, डेफिनेशन पता हो, क्योंकि आज जो लोग फार्मासिस्ट होते हैं, फार्माकोलॉजी को डीपली पढ़ते हैं, उनके लिए स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट और आपकी मेडिकल फील्ड में भी ये स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसका पूरा एक हायरार्की बना जाता है, जो कि पिक्चर आपको मैं अटैच कर दूंगी, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकें किस तरह आपकी सबसे पहले हम करवाते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च चेक करने के लिए कि क्या क्वालिटी आपकी होगी। क्वालिटी में आप ज़्यादातर करते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, जहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं फॉर यू क्लोज एंडेड, वहाँ से आप उठाते हैं सबसे पहले अपनी ऑब्जर्वेशनल स्टडी में डिस्क्रिप्टिव पैटर्न के बाद आप शुरू करते हैं अपना एनालिसिस करना उसके ऊपर। एनालिसिस के बाद उसी चीज़ का आप एक्सपेरिमेंट में लेके जाएंगे। एक्सपेरिमेंटल स्टडी में क्या होती है, जहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने ड्रग देनी है, कोविड आया है, आप चेक कर रहे हैं, उसकी वैक्सीन को चेक कर रहे हैं और किसी ड्रग को आप पर्टिकुलरली चेक कर रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट होता है दो तरह से, एक आपके पास हो सकता है रेंडमाइज कंट्रोल, आप रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, या फिर आपके पास हो सकते हैं नॉन रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स आपके पास हो सकते हैं। रेंडमाइज कंट्रोल, रेंडम का मतलब क्या है, आपने अनबायस्ड होकर कोई स्पेसिफिक पॉपुलेशन उठा ली है, उसके ऊपर वो ड्रग दे दिया और उसका आपने जो भी उसका रिजल्ट आएगा वो आपने चेक कर लेना है। एक आपके पास होती है नॉन रेंडमाइज कंट्रोल, जहाँ पे आप स्पेसिफिक हो जाएंगे खास ग्रुप के लिए, पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, हो सकता है पर्टिकुलर एज के लिए, लेकिन आप पॉपुलेशन डिफाइन कर देते हैं, वो आपके पास हो जाता है नॉन रेंडमाइज। अब इन दोनों की आगे फर्दर टाइप है, एक होती है कंट्रोल्ड, एक होती है अनकंट्रोल्ड। इसमें भी सेम है, कंट्रोल्ड और आपकी अनकंट्रोल्ड। अब जो कंट्रोल्ड है उसका मतलब क्या है कि आपके पास एक कंट्रोल ग्रुप होगा। कंट्रोल ग्रुप से क्या है, एक स्टैंडर्ड ग्रुप होगा जिससे आप कंपेयर कर सकते हैं। अनकंट्रोल ग्रुप का क्या, आपने ड्रग देख ली, उसका रिजल्ट देख लिया, लेकिन आपने कंपैरिजन किसी के साथ नहीं की है। फॉर एग्जाम्पल आप ड्रग वैक्सीन दे रहे हैं, आपने दो ग्रुप में कर दिया, 25-25 के दो ग्रुप बना लिए हैं, 25 में आपने दी है, 25 में आपने नहीं दी है, 25 को आप वैक्सीन लगा रहे हैं और उसके बाद आप रिजल्ट चेक कर लेंगे जिनको आपने नहीं लगाई है या जिनको प्लेसिबो इफेक्ट दिए, या हो सकता है अगर कोई ड्रग की बात कर रहे हो तो आप पैरासीटामोल यूज़ करते हैं पेन के लिए, कोई और यूज़ कर रहे हैं, पैनाडोल यूज़ कर रहे हैं, तो आप 25 को ओल्ड दे सकते हैं, मतलब स्टैंडर्ड ओल्ड का भी रख सकते हैं या फिर प्लेसेबो इफेक्ट की तरफ भी रख सकते हैं, और 25 को न्यू ड्रग भी देख सकते हैं। तो इस तरह क्या है, मतलब आप कंपेयर करेंगे अपने कंट्रोल ग्रुप के साथ। जो अनकंट्रोल है उसमें कुछ भी चेक नहीं करना, आपने बस ड्रग दे दी है, उसके आउटकम्स को नोटिस कर लिया, ये आपका हो जाता है अनकंट्रोल। जो नॉन रेंडमाइज है उसमें भी यही मतलब है कंट्रोल और अनकंट्रोल का, कि कंट्रोल में क्या होता है, आपके पास कंट्रोल ग्रुप होता है जिससे आप स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट ले सकते हैं। अनकंट्रोल ग्रुप में क्या होता है, आपके पास कोई भी मतलब कि स्टैंडर्ड ग्रुप नहीं अवेलेबल होता। अब मैं एक और चीज़ एडिशनल इसमें ऐड कर दूं आपके लिए, वो ये है कि जो आपके पास होती हैं आपकी रेंडमाइज कंट्रोल्ड जो ग्रुप होता है उसमें दो चीज़ें हमेशा आप पढ़ते हैं, रेंडमाइज कंट्रोल्ड जो आपके पास ट्रायल है, जो नॉन रेंडमाइज्ड आपके पास कंट्रोल ट्रायल है उसको जितना बता दिया उतना काफ़ी था, लेकिन इसके लिए दो चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूं जो कि जहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते लेकिन आपको पता हो तो बेहतर है, क्योंकि आपकी बुक्स में आपको काफ़ी जगह पे ये दो स्टडीज़ मिल जाती है कि कंट्रोल्ड मैंने बता दिया आपको है और आपके पास अनकंट्रोल्ड ग्रुप है, ये मैंने आपको बता दिया। अब कंट्रोल्ड ग्रुप में भी आपके पास काफ़ी स्टडीज़ होती है जिसके थ्रू आप करते हो, दो उसमें से बेसिक है जो मैं चाहती हूँ आपको पता हो, ताकि अगर पेपर में आ जाए तो एटलीस्ट आप डेफिनेशन उसकी करके आएंगे। तो आपके पास जो है कंट्रोल्ड ग्रुप, उसकी हैं आपके पास दो बेसिक आपके पास कह लें जो है टाइप है या ज़्यादातर परफॉर्म किया जाता है, वैसे इसकी मल्टीपल टाइप्स है, लैटिन स्क्वायर भी है। अब मैं आपको जो दो करवा रही हूँ वो है पैरेलल और साथ में क्रॉसओवर, ये दो डिज़ाइन होते हैं। अब ये किस तरह से होते हैं, पैरेलल का मतलब ये है कि आपने क्या करना है, आपने ग्रुप ए कंट्रोल है ना, दो ग्रुप होंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी, दोनों को एक साथ ड्रग देनी है और एक साथ आपने इवेल्युएट करना है, ये पैरेलल है, सिंपल, यानी साथ साथ आप लेके चलेंगे और चेक कर लेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, जो आपके पास दूसरी है वो होती है क्रॉसओवर। सिर्फ डेफिनेशन देख लें वो काफ़ी होगा। क्रॉसओवर का मतलब क्या होता है कि आपने पहले ग्रुप दो ही ग्रुप में डिवाइड किया, ग्रुप ए ग्रुप बी, इसको आपने दी ए ड्रग और इसको आपने ओल्ड दे दी पुरानी बी ड्रग। अब ए ड्रग और ओल्ड ड्रग है। अब हम क्या करेंगे कि आपने क्या करना होता है, एक वीक के लिए ड्रग दी है, अब एक वीक के बाद अब आपने क्या करना होता है, आपने क्रॉस ओवर करना होता है, यानी ये जो आपने ग्रुप ए को ड्रग दी थी अब आप क्या करेंगे, आप देंगे ग्रुप बी को, यानी ग्रुप ए की ड्रग चली जाएगी ग्रुप बी के पास और इसको जो ड्रग दे रहे थे या नहीं दे रहे थे वो इसके पास। अगर आप एक वीक के फौरी बाद इसके ऊपर क्या करते हैं, नई ड्रग आप इसको दे देते हैं, तो क्या करेगा, फॉर एग्जांपल ग्रुप ए था, ये बात ज़रा समझिएगा कि हमने ग्रुप ए को
ड्रग दी है। ग्रुप ए को हमने क्या दी है, ड्रग दी है। आपके फॉर एग्जांपल 25 मेंबर थे और आपकी ड्रग भी ए ही है, वो दी है। अब एक हफ्ते के बाद जो मैंने ग्रुप बी को ड्रग बी दी हुई थी वो इसको दे दी है। अगर उसके बीच कोई ड्यूरेशन नहीं था, एक हफ्ते के फौरी बाद मैंने उसको ड्रग शुरू करवा दी है, तो वो कैरी ओवर इफेक्ट करता है, कैरी अपने साथ, यानी इस ड्रग का असर अभी इसके ऊपर रह जाता है और इसी तरह बी का ए के ऊपर आएगा। लेकिन अगर हम एक वीक का इसके ऊपर वॉश ओवर टाइम पीरियड दे देते हैं तो अब क्या होता है कि आपकी ड्रग वो पिछली ख़त्म हो चुकी होती है, आप इसको दोबारा क्या करते हैं, न्यू ड्रग दे देते हैं। तो इस केस में आप क्या कर रहे होते हैं, आप ग्रुप ए और ग्रुप बी के ऊपर दोनों ही ड्रग्स चेक कर रहे हैं, ए बी और बी बी, और इसके ऊपर पहले बी की और उसके ऊपर पहले ए की। तो ये क्रॉस ओवर था कि पहले इसको ए दी, इसको बी दी, उसके बाद सेम टाइम पीरियड में इसको बी दी और इसको ए दी। अगर एक वीक आप उसमें रखते हैं तो आप क्या करते हैं, या फिर थोड़ा और टाइम डिपेंडिंग अपॉन ड्रग जो आप दे रहे हैं उसकी जितनी भी आपके पास हाफ लाइफ है या जो कुछ भी है उसके ऊपर डिपेंड करते हुए आपने उसको वॉश ओवर करवा दिया है तो आपका इफेक्ट लिंगर ऑन नहीं करता। लेकिन अगर आप फौरी देंगे तो इफेक्ट लिंगर ऑन करेगा और कैरी ओवर इफेक्ट इसको कहा जाता है जो इसके साथ रहेगा। इसके अलावा और भी आपके पास होते हैं लैटिन स्क्वायर, फ्रैक्शनल रेंडमाइज कंट्रोल, क्लस्टर रेंडमाइज, जो इसके डिज़ाइंस होते हैं कि आपने अगर स्टडी परफॉर्म करनी है तो किस तरह से करनी है। पेपर के लिए इतना आपके लिए इनफ होगा और इससे क्वेश्चन आते हैं आपने ये चीज़ लाजमी इसमें देख लेनी है। तो ये आपके पास हो गए टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़। ये आपने ग्राफ देख लेना है, इसकी स्टडीज़, इसके जो मैंने आपको रेशो बताया बस वो इतने इंपॉर्टेंट है, वो आपने लाजमी कर लेना है। उसके बाद हम देखें आपके पास नेक्स्ट, ये मैंने आपको करवा दिया कि आपके पास ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ क्या है, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ क्या है, क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़, केस कंट्रोल, कोहोर्ट स्टडीज़, रेंडमाइज कंट्रोल। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या है, ये आप ओवर द टाइम पीरियड फॉलो करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इसका लंबा रिकॉर्ड रखना पड़ता है। जबकि कोहोर्ट स्टडी में क्या है, आप क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक और एक्सपोजर को ट्रैक करते हैं। ये इन दोनों का डिफरेंस है जो आप लाजमी देख लीजिए। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या करते हैं, आप इसको किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को, कंडीशन को फॉलो करती हैं, कोई इंटरवेंशन नहीं कर रही हैं, जैसा चल रहा है आप उसके ऊपर देख रही हैं। कोहोर्ट में क्या करते हैं, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को हम मतलब उससे स्टिक करते हैं, कोई चीज़ चेक कर रही हैं जो आप क्या करते हैं, अलाइन रखते हैं। जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है उसमें आप क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कर रहे हैं। ये स्लाइड्स में आपको अवेलेबल हो जाएंगी, इससे आपने सिर्फ एक दफ़ा डेफिनेशन कर लेनी है लाजमी। उसके बाद ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में मैंने आपको बता दिया केस रिपोर्ट स्टडी क्या होती है, केस सीरीज़ क्या है, क्रॉस सेक्शनल क्या है, कोहोर्ट क्या है। एग्जाम्पल्स मैंने आपको और दे दी हैं, ये एग्जाम्पल्स भी आप पढ़ लीजिएगा। एक्सपेरिमेंटल जो आपके पास स्टडीज़ हैं उसमें रेंडमाइज बता दिया आपको, जो नॉन रेंडमाइज है उसी को आप क्वाजी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ भी कहा जाता है, जिसके ऊपर नॉन रेंडमाइज ग्रुप्स होते हैं आपके पास। तो ये आपके पास हो गई हैं स्टडीज़। नेक्स्ट आपके पास क्रॉस कंट्रोल स्टडीज़ में बता दिया रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ क्या है, प्रोस्पेक्टिव क्या है, मेटा एनालिसिस क्या है और क्वालिटेटिव स्टडीज़ क्या है। अच्छा, ये किसी भी अब दो स्टडीज़ रिसर्च के बीच में आप कोई कंपैरिजन करते हैं, उन दोनों को स्टडी करके जो एक तीसरी रिसर्च निकालते हैं उसको आप मेटा एनालिसिस कहते हैं। सिस्टमिक रिव्यू है कि आप क्या करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करते हैं लिटरेचर का, जो कि क्या करता है, जो मेथडोलॉजी आइडेंटिफाई करता है, अप्रेस करता है, रेलिवेंट स्टडीज़ जो ऑलरेडी हो चुकी होती हैं उसी के बीच आपने एक नई स्टडी निकालनी होती है। जो नेटवर्क है उसमें आप मल्टीपल क्या करते हो, इंटरवेंशंस करते हो यूजिंग अ कॉमन कंपैरेटर। तो ये आपका है मेटा एनालिसिस और सिस्टमिक रिव्यू जो आप करते हो। मेटा एनालिसिस जिसमें आप दो रिसर्चेस को कंपेयर करके, स्टडीज़ को या कंपेयर करके तीसरी निकालने की कोशिश करते हो। उसके बाद आपके पास है क्वालिटेटिव स्टडीज़ में, क्वालिटेटिव स्टडीज़ मैंने आपको बता दिया, क्वालिटेटिव डिफरेंट टाइप की होती हैं जिसमें नॉमिनल की बात की, ऑर्डिनल की बात की, बाइनरी की बात की। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसमें आपके ये मेथड्स हैं, ये डिज़ाइन है, जिस तरीके से आप क्वालिटेटिव स्टडीज़ को कलेक्ट करते हो उसके अंदर ओरल हिस्ट्री आती है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन आती है, फोकस ग्रुप है, ओपन एंडेड सर्वेज आपके पास आ जाते हैं और कंटेंट एनालिसिस आता है। ये आपकी उसमें से दो लिखी हुई हैं जिसमें है फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप में आप क्या करते हो, किस कुछ खास ग्रुप को क्या करते हो, पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप उनसे एक्सपीरियंस पूछ सकते हो, उनका ओपिनियन पूछ सकते हो। ये फोकस ग्रुप होता है। जो एथनोग्राफिक स्टडी है, एथनोग्राफिक स्टडी में आप क्या करते हो, आप किसी के कल्चर को, उसके बिहेवियर को पर्टिकुलर कम्युनिटी में क्या करते हो, एनालाइज करते हो। वो क्या है, आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च के डिज़ाइंस होते हैं। इसके अलावा मैंने बताया ओरल हिस्ट्री ले सकते हो, डायरेक्ट भी आप
ऑब्ज़र्व कर सकते हो उसको। और इसके अलावा यह पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन भी होती है, और मतलब डिफरेंट तरीके से ये डिज़ाइन है जिसमें आप परफॉर्म कर सकते हो फॉर योर क्वालिटेटिव रिसर्च। तो ये मैंने आपको पहले ऐड कर दिया। उसके बाद वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने लाजमी डिटेल से करना है। इसकी डेफिनेशन बताओगी तो आप आसानी से इसको लोकेट कर सकते हैं एमसीक्यू को अपने। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से क्वेश्चन आए हुए थे आपके पीपीएससी में, तो हम देख लेते हैं इनकी डेफिनेशंस भी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो कि रिसर्चर मैनिपुलेट करता है ताकि अपना रिजल्ट देख सके डिपेंडेंट वेरिएबल पे। अब ये दोनों आप एक ही एग्जांपल से समझें कि आप चेक कर रहे हैं कैफ़ीन का इफ़ेक्ट चेक कर रहे हैं आप मेमोरी के ऊपर, तो इसमें आपकी जो कैफ़ीन है वो हो जाएगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो आपकी मेमोरी हो जाएगी वो हो जाएगी डिपेंडेंट, क्योंकि आप चेक कर रहे हैं मेमोरी को। अब आप इसमें क्या करेंगे, आप कैफ़ीन की हो सकता है अमाउंट बढ़ाएं और चेक करें मेमोरी की परफॉर्मेंस को। अब क्या है, इंडिपेंडेंट है। हो सकता है पहले आपने जो एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने 10 mg उसको कैफ़ीन दी है और उसके बाद उसकी मेमोरी परफॉर्मेंस चेक की है, थोड़ी देर के बाद आपने 20 दी है, हो सकता है नेक्स्ट केस में आप 30 दें और फिर चेक करते जाएं, मेजर करते जाएं उसकी मेमोरी को। यानी ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हम बढ़ा रहे हैं, ये किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। डिपेंडेंट क्या है, मेमोरी डिपेंड कर रही है कैफ़ीन के ऊपर। ठीक है, आपकी कैफ़ीन जो है वो मेमोरी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, लेकिन आपकी मेमोरी जो है वो कैफ़ीन के ऊपर डिपेंड कर रही है, उसकी परफॉर्मेंस चेंज हो रही है, तो वो क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। और आपकी कैफ़ीन क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये आपने यहाँ से लाजमी याद रखना है। उसके बाद आपके पास है जो कंफाउंडिंग वेरिएबल। कंफाउंडिंग वेरिएबल आपके पास क्या होता है, कंफाउंडिंग वेरिएबल आपके पास जो है वो ये होता है कि आप क्या करते हो, उसको अपनी रिसर्च क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं करते हो। फॉर एग्जांपल इसमें देख लें कि आपने एक रिसर्च कंडक्ट करवाई है और उसमें आपने बीपी का, किसी भी मेडिसिन का बीपी पे आपने क्या किया है, चेक किया है कि उसका असर कैसा है, लेकिन आप क्या हो, एज फैक्टर को उसमें इंक्लूड नहीं कर सके हो, तो एज क्या हो जाएगी आपका कंफाउंडिंग वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ओल्डर पीपल में क्या होगा, रिस्पॉन्स वेरी करेगा कंपेयर टू द यंग पीपल। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, आपका कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा। यानी कि आपका क्या हुआ, कंफाउंडिंग मीन मिसपरसेप्शन या फिर आप कह लें मिंगलिंग हो जाती है, तो ये आपका हो जाएगा कंफाउंडिंग वेरिएबल। अच्छा, अब इसी को आप करेंगे कंपेयर अपने इसके साथ एक्सट्रेनियस वेरिएबल के साथ कंपेयर। एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होता है कि ये भी आपका क्या होता है, रिसर्च क्वेश्चन में आप इंक्लूड नहीं करते, लेकिन इसमें एडिशनल पॉइंट ये याद रखना है कि ये अनकंट्रोल्ड होता है और अनमेजर्ड होता है। मतलब एक्सट्रेनियस वर्ड का खुद का मतलब यही है कि क्या हुआ है कि आप इररेलेवेंट है। अब इसमें एग्जांपल है कि आप किसी भी थेरेपी को डिप्रेशन से रिलेटेड मेजर कर रहे हो कि क्या कोई न्यू टेक्निक है, कोई न्यू मेडिसिन है, क्या वो डिप्रेशन के लिए इफेक्टिव है कि नहीं है। लेकिन अगर आप देखो तो वेदर यानी मौसम जो है, अच्छे मौसम में अगर बहुत गर्मी वाला आपका मौसम होता है बाहर का, तो आप उसमें फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा फील करते हो, आपकी बॉडी इम्पैक्ट होती है उससे। अगर बाहर बहुत सर्दी वाला मौसम है तब भी इम्पैक्ट होती है। आपको ऑटम स्प्रिंग में चेंजेस आती हैं। तो अगर वेदर चेंज है, वेदर में कोई चेंजेस आ रही हैं, तो वेदर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो वो क्या है आपका एक्सट्रेनियस वेरिएबल है, जो कि चेंज नहीं हो सकता, लेकिन वो आपके मूड को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन ये आपकी रिसर्च का पार्ट नहीं होता। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी रिसर्च इम्पैक्ट हो सकती है, तो ये भी एक वेरिएबल होता है। तो कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या था, मतलब जो कि आप मेजर तो कर सकते हो लेकिन आपने इंक्लूड नहीं किया। फॉर एग्जांपल एज का तो आप कर सकते थे इंक्लूड, लेकिन आपने इंक्लूड नहीं किया, मिंगल कर दिया उसको। एक्सट्रेनियस क्या है, आप अनकंट्रोल्ड है, आप उसे मेजर नहीं कर सकते हो। उसके बाद एक कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट रहता है आपका वेरिएबल थ्रू आउट जो आप स्टडी करते हो, उसके अंदर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और ये क्या करता है, आपके रिड्यूस कर सकता है ताकि आपका कोई कंफाउंडिंग वेरिएबल उसके अंदर नहीं आ सके। इसकी एग्जांपल सिंपल सी है कि आपने क्या करना है, आप कोई हो सकता है न्यू एक्सरसाइज प्रोग्राम को चेक कर रहे हो वेट लॉस के लिए, तो आप क्या करोगे, उन सब की डाइट को कंट्रोल कर दोगे। ये आपके पास क्या होगा, एक कंट्रोल वेरिएबल होगा कि डाइट जो होगा आपके कंसिस्टेंट सब में रहेगी। तो इसको आपने क्या कर दिया, आपने कंट्रोल कर दिया, सब में सिमिलर प्रोवाइड कर दिया, सब में सेम रेशो रखनी है, सब में सेम अमाउंट करनी है, तो आपका कंट्रोल वेरिएबल हो जाता है। ये चीज़ आपने इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट जो आपके पास है, ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल की, कि आप एग्जांपल देख लें कि अगर आपके पास टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इंडिपेंडेंट है तो पेशेंट रिकवरी टाइम, जाहिर सी बात है आप जो ट्रीटमेंट देंगे उसी की बेस पे तो आपकी रिकवरी आती है, तो रिकवरी क्या है, डिपेंडेंट हो जाएगी। इसी तरह से आपकी जो सनलाइट है
जितनी ज़्यादा आप सनलाइट जो है, प्लांट ग्रोथ तो आपका डिपेंड कर सकता है सनलाइट पे, लेकिन सनलाइट डिपेंड कैसे करेगी आपके प्लांट ग्रोथ पे। उसी तरह से आप देखें कि आपका वेट लॉस जो है, आप कितनी एक्सरसाइज करेंगे, क्या करेंगे, उसके ऊपर डिपेंड तो कर सकता है। तो आपका क्या है, वेट लॉस डिपेंडेंट हो जाता है, लेकिन आपकी जो एक्सरसाइज है वो आपकी नहीं होती है इसके ऊपर, वेट लॉस के ऊपर डिपेंडेंट। उसके बाद देखा जाए तो जेंडर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन जॉब परफॉर्मेंस क्या है आपकी आ जाती है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये कुछ एग्जांपल्स आपकी जो है, ये वाली और ये वाली थोड़ी आपकी मेडिकल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी हुई है। नेक्स्ट आपके पास कुछ एरर्स आ जाते हैं, यानी जब आप डेटा कलेक्ट करने जाते हैं अपनी रिसर्च के लिए, हाइपोथेसिस बनाने के लिए, एनालिसिस के लिए, तो उस दौरान आपको क्या क्या एरर आ सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सबसे पहले आपके पास है सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर क्या कहता है कि जब आप सैम्पल्स कलेक्ट कर रहे हो उस टाइम पे आपसे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब पॉपुलेशन आपकी जो है वो सही तरह से रिप्रेजेंट नहीं हो पा रही होती है। आप पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल ये आपके पास पॉपुलेशन है, आपने सारी पॉपुलेशन नहीं लेनी होती है, तो उसमें आपके पास डिफरेंट एथनोग्राफिक डिफरेंट पीपल होंगे। तो अब क्या करते हो, आप खास इस ग्रुप को सेलेक्ट करते हो ताकि ये पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकें। तो यहाँ पे ये सैम्पलिंग एरर आ सकता है कि जो सैंपल आप कलेक्ट करें उसमें क्या करें, वो सब लोगों को रिप्रेजेंट ना कर पाए, तो ये आपका हो जाता है सैंपल एरर। मेजरमेंट एरर के आप इनएक्यूरेसीज प्रोड्यूस हो क्योंकि आपके टूल्स और टेक्निक्स जो थी उसमें कहीं प्रॉब्लम आ गया है। सिलेक्शन बायस क्या है कि जब आपने नॉन रेंडमली कोई पर्सन सेलेक्ट किया, उस दौरान आपने क्या किया है, मतलब कि इतना ज़्यादा स्पेसिफिक हो गए हैं जिसमें सारी पॉपुलेशन प्रेजेंट नहीं हो पाई है, नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल था, ये क्या आ जाएगा आपका सिलेक्शन बायस। रिस्पांस बायस की बात की जाए तो रिस्पांस बायस क्या है कि आपका पेशेंट आपको क्या करेगा, जो आपके सैंपल हैं, जो पॉपुलेशन है वो आपको क्या करेगी, रिपोर्ट इनएक्यूरेटली करेगी। आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आपको इनएक्यूरेट और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देंगे, इंटेंशनली भी हो सकता है, अनइंटेंशनली भी इसमें हो सकता है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल बायस की बात की जाए, एक्सपेरिमेंटल बायस क्या होता है कि रिसर्चर अनइंटेंशनली क्या करता है, इन्फ्लुएंस कर देता है अपने आउटकम पे। इसकी एग्जांपल देख लें कि आप क्या करते हो, आप कम्युनिकेट कर देते हो अपनी एक्सपेक्टेशंस को कि मैं चाहता हूँ ये रिजल्ट आए, और उसकी वजह से क्या होता है, बायस्ड रिस्पॉन्सेज आपको पार्टिसिपेंट्स की तरफ से मिलने लग जाती हैं। फिर कंफाउंडिंग वेरिएबल्स, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स जो होते हैं एक्सट्रेनियस फैक्टर्स भी होते हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जैसे कि एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया कि आप ड्रग इवेल्युएट कर रहे हैं, वहाँ पर आपने क्या किया है, आपने एज फैक्टर को नहीं जहन में रखा, तो वो कंफाउंडिंग वेरिएबल हो जाता है। अच्छा, अब हम करेंगे इसका जो हमारे पास लास्ट पार्ट है वो है हाइपोथेसिस। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट पीपीएससी में इससे 2 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ था कि टाइप 1 एरर को क्या कहते हैं, फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं, और इसको अल्टरनेट जो इसका नेम है वो ग्रीक लेटर अल्फ़ा से भी कहा जाता है, यानी टाइप 1 एरर को आप अल्फ़ा से भी डिनोट करते हैं। इसके अलावा आपका टाइप 2 एरर जो है वो फॉल्स नेगेटिव भी कहा जाता है, और इसे आप बीटा से भी डिनोट करती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि असल में है क्या। अब इसकी आप एग्जांपल ले लें कि आप एक चीज़ का एजम्पशन ले रहे हैं, हाइपोथेसिस एजम्पशन होती है, आप रिलेशन देखना चाहती हैं क्या शुगरी ड्रिंक का कोई लेना देना है आपके ओवरवेट होने से, कोई वेट गेन करने से, आप ये चेक कर रही हैं। अब आपने एक एजम्पशन ले लिया, अगर ये रिजल्ट बाद में जाके आपका पॉजिटिव आता है कि हाँ दोनों का रिलेशन है, तो अब क्या होता है, इसका मतलब ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। लेकिन अगर आगे जाके इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं बनता तो है वो नल हाइपोथेसिस के इनका कोई रिलेशन नहीं है। और नल हाइपोथेसिस में 2 टाइप्स के एरर होने के चांसेस होते हैं। नल हाइपोथेसिस में 2 एरर होने के चांसेस होती हैं। अब आपने इसमें क्या करना होता है कि अगर आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू थी, मतलब वो सही थी, लेकिन आप उसे रिजेक्ट कर देते हो, मतलब आपने देखा कि इसमें कोई रिलेशन नहीं था, वो ट्रू था, लेकिन आप उसे रिजेक्ट कर देते हो कि नहीं रिलेशन तो पक्का कोई बनता है, तो ये आपका क्या है, ये आपका टाइप 1 एरर है। इसीलिए इसे कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव, कि बनता नहीं था लेकिन आपने उसे पॉजिटिव कर दिया है। नल हाइपोथेसिस क्या है कि जो चीज़ आप, मतलब वो ठीक है, मतलब जो आपने नलिफाई चीज़ की है वो बिल्कुल ठीक की है, लेकिन आप फिर भी उसे रिजेक्ट कर देते हो कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, तो वो क्या है, वो आपका टाइप 1 एरर है। अगर यही मैं बात करूँ टाइप 2 एरर की, तो टाइप 2 एरर क्या है, यानी जिसे हम कह रहे हैं टाइप 2 एरर क्या था कि नल हाइपोथेसिस आपकी फॉल्स थी, ये ठीक नहीं आई है, लेकिन आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो, तो ये क्या है आपका टाइप 2 एरर, यानी फॉल्स नेगेटिव, कि ये नेगेटिव नहीं बनता था फिर भी आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि आपकी जो नल हाइपोथेसिस थी वो गलत आई है। उसके बावजूद मतलब इन दोनों का आपस में रिलेशन था जो आपकी शुगरी ड्रिंक और ओवरवेट का है, लेकिन आपकी हाइपोथेसिस नल आई है और आपने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया है, ये आपका टाइप 2 एरर था। टाइप 1 एरर क्या है, जहाँ पे चीज़ तो आपके
आपका नलिफाई जो है वो बिल्कुल ठीक हुआ है लेकिन आप उसे रिजेक्ट कर दो। टाइप 2 एरर क्या है, जहाँ पे आपका नलिफाई जो है वो मतलब कि आपका फॉल्स आ रहा है लेकिन आप फिर भी उसे एक्सेप्ट कर लो, तो वो आपका टाइप 2 एरर है। तो ये आपको इसमें पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन लाजमी आता है। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। जो आपकी बाकी चीज़ें रह गई हैं वो आप उसे बेसिक से तैयार कर लें। बाकी इंशाल्लाह ये नसीब की बात है, अल्लाह में सबको कामयाब करें। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल और इंशाल्लाह दुआ में याद रखें और अल्लाह हाफ़िज़।